अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज बहुत सारे अहम टॉपिक्स रोजाना की तरह जो हम डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं पाकिस्तान में जो आज से कुछ रोज पहले तक नहीं एक्सपेक्ट की जा रही थी। खास तौर पर उन लोगों की तरफ से एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी जिनके साथ ये हो रहा है, और उनमें से एक जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम मौलाना सानी तरमीम का मामला था, तो उस वक्त बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो मौलाना की हमें मिन्नतें करते हुए दिखाई देती थी, मौलाना के पीछे पीछे फिरती हुई हमें दिखाई देती थी। और आजकल हम ये देख रहे हैं कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन का जो एक बिल है उस पर सदर मुमलिकत चूंकि दस्तखत नहीं कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी से हमें यही मौलाना साहब जो है नाराज दिखाई देते हैं। ऐसे में उन्हें मनाने के लिए पहुंचे हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने कोई मंझे हुए सियासतदान देखे हैं पाकिस्तान में अपने वालिद मोहतरम के बाद तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। यानी हमेशा से उनके वो मुअतरफ रहे हैं। अब लेट्स सी कि बिलावल के पहुंचने पर मौलाना साहब मानते हैं नहीं मानते हैं, क्योंकि वही शराइत हैं जो रखी गई थी मौलाना साहब की जानिब से कि अगर मैं 26वीं आईनी तरमीम के हक में बात करता हूं तो उसके लिए जो आपको मदारिस का बिल है, मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल, उस पर सदर जो है वो दस्तखत कर रहे होंगे। ये जो बिल है ये दोनों हाउसेस से मंजूर हुआ, लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट जो है अब इस पे साइन नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ये सिग्नेचर्स हो जाएंगे? क्या मौलाना साहब मान भी जाएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो खफकी है अब वो खत्म हो जाएगी? इस पे आज हम बात कर रहे होंगे। और फिर जी हमें बात करनी है एक ऐसी शख्सियत की जिनके बारे में शायद शायर ने कहा था कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। तो ये सरकार है ये कल से एकदम ही आज बदली हुई हमें दिखाई देती है। तस्वीर आपके सामने आ चुकी है, आप समझ गए हैं मैं किस सरकार की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की, जो कल हमें बड़ी गुस्से में दिखाई देती थी। बड़ा उनका कड़क एक लहजा था और उनको रिपोर्ट भी पेश की गई कि कितने पीटीआई के जो कारकुनान हैं, लोग हैं, जिनको उन्होंने कहा कि उसमें बहुत सारी शरपसंद भी शामिल हैं, उनको अरेस्ट किया गया है, कितनों के खिलाफ मुकदमात है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर जो सियासी गंद है उसकी सफाई करूंगी। लेकिन आज उनका लहजा जो है एकदम से उसमें हमें एक कह रहे कि बड़ा तजाद दिखाई दिया है। कल वो बड़ी सख्त गुफ्तगू कर रही थी, आज वो बड़ी सॉफ्ट प्यारी प्यारी सी बातें कर रही थी और बच्चों से कही थी कि प्यारे प्यारे बच्चों, मैं तो आपकी वालिदा हूँ, मैं तो आपकी माँ जैसी हूँ, रियासत तो माँ जैसी होती है। अब बंदा पूछे कि जो रिपोर्ट कल जो हमने शेयर की है, जो वजीर आला को पेश की गई है, वो रिपोर्ट भी क्या एक माँ के कहने पे ये सारी चीजें हो रही हैं? एक माँ के सामने रखी गई थी, किसके सामने रखी गई, उसका क्या रिएक्शन था, इस पे भी हम बात करेंगे। और जी हमें बात करनी है आज हमारे प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब की, जो अब हमें कहते दिखाई देते हैं कि जी जो डी चौक पर एहतजाज हुआ है 24 नवंबर को, जिसकी कॉल दी गई थी, और जब ये लोग पहुंचे तो ये सारा वाकया जो है इन्होंने उनको याद दिला दी 9 मई के सानहे की। तो सवाल तो ये बनता है ख्वाजा साहब आप पर कि अगर ये उसी से मिलता जुलता सानहा है तो फिर आप ये सानहे बार बार क्यों होने दे रहे हैं? क्योंकि पहला जो सानहा है उसमें भी आप पे इल्जाम लगता है कि वो सानहा पीटीआई ने खुद नहीं किया था। पीटीआई तो खैर मानती नहीं है कि उन्होंने किया था, कहते वो ये है कि आपने जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया था कि लोग वहां पर पहुंचे और तोड़फोड़ हो। तो क्या ये सारा जो मामला खराब करके एस्टैब्लिशमेंट के बीच में, पीटीआई के बीच में, इससे कोई फायदा उठा रही है नून लीग? इस पर आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे। बात किनसे करेंगे जी ये हम आपको बताए देते हैं। काशिफ रफीक साहब इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर सहाफी, सीनियर तजियाकार शहजाद अनवर फारूकी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वीडियो लिंक पर आप उन्हें देख सकते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, बहुत दूर से, कोसों दूर से, लेकिन आप देख सकते हैं हंसते मुस्कुराते हमेशा की तरह लंदन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद है। और जी जिनसे हम खास रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आ जाएं प्लीज आप स्टूडियो। इफ्तिखार शहराजी साहब आ गए हैं स्टूडियो, तशरीफ रखते हैं। बहुत शुक्रिया शहराजी साहब ज्वाइन करने के लिए। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और मैं आगाज करना चाहूंगी नसीम सिद्दीकी साहब आपसे। मौलाना साहब की पहले मेरे ख्याल में प्रोग्राम में हम बात कर लेते हैं। ये वही मौलाना साहब है ना जो 26वीं आईनी तरमीम पे समझ में नहीं आ रहा था कि किसके साथ हैं, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज है। क्यों नाराज है ये भी हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नाराजगी खत्म होगी तो किन शराइत पे होगी सर? अच्छा देखिए अस्मा, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा जबरदस्त सवाल आपने रखा है। बात यह कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बात तो सब करते हैं, लेकिन आइन और कानून की हैसियत कोई नहीं है। यहाँ पे सारी बातों की जो है ना व्हीलिंग, डीलिंग, डील की बात होती है। मतलब ये कि लोगों के पास इख्तियारात है, जिनके पास इख्तियारात है वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। मेरा मतलब है कि अगर इस मुल्क के अंदर अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक वो आ सकती है, लेकिन उसमें किस तरह सिंध हाउस में आपने देखा खरीदो फरोख्त हुई और उसके बाद जो पाकिस्तान के हालात बने सबके सामने है।
फिर आईनी तरमीम की बात आ गई। 26वीं आईनी तरमीम में आप मौलाना के पीछे पीछे फिर रहे थे और एमएनएस और सेनेटर्स को अगवा भी किया जा रहा था। भाई आप आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल एक कानूनी बात है, लेकिन आप डाउट्स पैदा करते हैं कि आप कोई दो नंबरी करने जा रहे हैं जिसकी आपको बड़ी फिक्र है और आपको नॉर्मल हालात में ये हो नहीं सकती कि असेंबली में आप खड़े होते हैं, तमाम लोग डिबेट करते हैं, उसके ऊपर बातें होती और जिसके ऊपर मुत्तफक्का फैसला सबका होता, क्योंकि जो हमारा 73 का आइन है, उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लिया था, बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स मौलाना मदूदी जैसे वहां पे मौजूद थे और सबने मिल के उसके ऊपर इत्तेफाक करके तो आइन बनाया था। आपने आइन को तमाशा बनाया, आपने मौलाना के साथ पता नहीं क्या वादे किए और आपने ब्लैकमेल करके और लोगों को अगवा करके आपने 26वीं आईनी तरमीम कर ली। उसके बाद फिर आपने मौलाना को अकेला छोड़ दिया। अब आपने जो वफाकल मदारिस की रजिस्ट्रेशन है उसको भी आपने दबा के रख लिया, सदर साहब उस पर साइन नहीं कर रहे क्योंकि आपने मौलाना से ब्लैकमेलिंग करनी है या उनसे कोई वादे लेने हैं कि आप हमारा ये काम अगर कर देंगे या आने वाले दिनों में इस तरमीम के ऊपर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपका ये काम कर देते हैं। तो इसलिए ये पाकिस्तान के अंदर इसी वजह से हालात इतने खराब हुए कि आपको आवाम की फिक्र नहीं है। जिन्होंने आपको वोट, खैर वोट तो नहीं दिया, जिन्होंने भी आपको फार्म 47 भी भले दिया, लेकिन कहलाते तो यही ना कि चलो आवाम के वोट से असेंबली में आए। तो असेंबली में ऐसी तो कोई कानून साजी नहीं हो रही जिससे महंगाई कम हो रही हो, आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो रही हो। वहां पे सिर्फ अपने मफादात की जंग चल रही है, अपने मफादात के लिए जो है वो मामलात कर रहे हैं। ठीक हो गया, अपने मफादात के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। शहजाद अनवर फारूकी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब क्या मफादात हैं मौलाना साहब के साथ? मफादात तो सारे पूरे नहीं हो गए थे, सारी की सारी डील हो नहीं गई थी। मौलाना साहब का तो मफाद समझ में आता है ना कि वो मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो बिल है इस पर साइन चाह रहे हैं, यहाँ से अब मजीद क्या मुतालिबात रह गए हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा जी। वो मुझे याद आया कि शायर ने कहा था कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। तो वादा जो है वो हुआ था, वादे पे अमल नहीं हुआ। और वादा किस पार्टी ने किया था? जिनके जो शरीक चेयरपर्सन थे वो कहा करते थे कि ये जो वादे हुआ करते हैं ये कौन सी कुरान और हदीस है जिनकी पाबंदी जरूरी है। तो कोई बात नहीं, अगर वादा हो भी गया था तो कोई बात नहीं, गलती से वादे हो जाते हैं तो उनको इफा करना कोई इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट बुनियादी बात यह है कि अब पीपल्स पार्टी को यकायक अपनी इमेज की फिक्र पड़ गई है, जो कि वो अपनी सियासत में जो मजहब का आंसर है उसको माइनस रखते हैं। वो उस हवाले से कहीं पार्टी नहीं बनना पसंद करते। उनको लगता यह है कि अगर हम मजहब के मामले में वो अगर कहीं खड़े होंगे या कुछ करेंगे तो उनका जो वो सेकुलर अपना जो उनका तशख्खुस है शायद वो मुतासर होगा। हालांकि अब उनके पास बचाने के लिए कुछ नहीं है, कोई ऐसा तासुर नहीं बचा जिसकी वो हिफाजत करना चाह रहे हैं। जो नुकसान उनका होना था वो इस हद तक हो चुका है कि मैंने आज मेरी एक सिंध के वडेरे से मुलाकात हुई तो वो मुझे कहने लगा जी कि मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा जी क्यों परेशान है आप? तो कहने लगे यार ये देखिए मेरा सगा भांजा है, तो इसका नाम पढ़ना, वो व्हाट्सएप प्रोफाइल मुझे पढ़ा रहा था, तो वो जो भी उसका भांजे का नाम था उसके आगे उसने लिखा हुआ था 804। तो कहता यार मैं अब इसको कैसे समझाऊं? तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहता आपको अंदाजा नहीं है कि अंदरूनी सिंध में चीजें किस तरह से तब्दील हुई हैं और जो नौजवान नस्ल है वो किस तरह से सोचती है और उनके पास। तो कहता मेरा सगा भांजा है, मैं अब इसका क्या करूं? तो मैं बड़ा परेशान हूं। तो नुकसान का ऑलरेडी हो चुका हुआ है और किसी हद तक इनको लगता ये भी है कि शायद आगे कहीं चल के इनको मौलाना और पीटीआई के साथ खड़ा होना पड़े तो पीपल्स पार्टी अपनी उसमें जो नेगोशिएशन पावर है उसको थोड़ा सा हाथ में रखना चाहती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया शहजाद साहब। ये जो आपने जिक्र किया है ना कि मामलात जो हैं उसमें अपना तराजू भारी रखने के लिए सारी चीजें जो हैं ये की जा रही हैं। इफ्तिखार शराजी साहब, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। कल तक हम देख रहे थे कि मौलाना साहब जो हैं, पहले तो हमने देखा ना कि 26वीं आईनी तरमीम पे जिस तरह से उन्होंने एक स्टांस लिया और फिर जो उन्होंने किया वो भी सबके सामने है, उस पर किसी को गिला था नहीं था, उसका इजहार तो बहरहाल नहीं किया गया, पीटीआई की तरफ से भी नहीं किया गया, बल्कि उनकी तो वाह वाह होती रही, तारीफ होती रही। फिर हमने देखा कि अभी कल तक वो पीटीआई को दावत दे रहे थे कि आइए जी आप हमारे साथ मिल लीजिए, बैठ लीजिए, हो सकता है कि हम आपके लिए कुछ बेहतरी कर सकें, हम आपकी कुछ खिदमत कर सकें। तो ये फिर आज अचानक से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उन्हें अपनी नाराजगी जो है वो याद आ गई है।
تو دکھتا تو ایسا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کچھ مفادات چاہتی ہے, مولانا صاحب کے کچھ اور مفادات ہیں. اگر میں غلط ہوں تو پلیز کریکشن کیجیے گا. شکریہ آسما. ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے ناراض ہے اور جے یو ایف اے پیپلز پارٹی سے ناراض ہے. اصل میں تو جو مولانا صاحب کا گلہ ہے وہ حکومت وقت سے بنتا ہے جس کے سربراہ اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں. لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی بطور گارنٹر 26ویں آئینی ترمیم کے اندر رول پلے کرتی رہی ہے, تو اس وقت مولانا صاحب اپنے گارنٹر سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کچھ وعدے کیے تھے, اب ان کو ایفا ہونا چاہیے. لیکن اب کیا کریں, پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اب اصل بات تو نہیں بتا سکتی. اور اصل بات کیا ہے, گویا کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی ترجیحات ہوتی ہیں ان پہ آپ کو معلوم ہے کہ ہفتے کے دن بھی اجلاس ہوتا ہے, اتوار کے دن بھی اجلاس ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تھی, گویا کہ ساری رات جاگے تھے پارلیمنٹیرینز اور صبح 7 بجے جا کے سارا عمل مکمل ہوا تھا. ساتھ میں اور ہمارے بیمار صدر آصف زرداری صاحب کو بھی وہ ساری رات جاگنا پڑا. اور جیسے وہ ترمیم منظور ہوئی تو اس سے پہلے کہ وزیر اعظم گھر جاتے ان سے بھی کہا گیا کہ وہ ہر صفحے پہ سگنیچر کریں. اور اس کے بعد جو جاگ رہے تھے ساری رات آصف زرداری صاحب, ان سے بھی کہا گیا تھا کہ سونے سے پہلے آپ اس پہ سگنیچر کریں تاکہ گزٹ جو ہے وہ جاری کیا جا سکے. تو میرے خیال میں اس وقت ریاست کی جو ترجیحات ہیں ان پہ تو کوئی تاخیر کا تصور بھی نہیں کر سکتا, اور نہ ہی سیاستدان اس بات کی کوئی سوچ ان کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ اس کے اگینسٹ جائیں یا اس کو ڈیلے میں ڈالیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں ہوئی, لیکن جو کمٹمنٹس مولانا صاحب کو سودی نظام کے خاتمے سے متعلق دی گئی وہ بھی ان کو لال بتی کے پیچھے لگایا کہ جی 2 سال میں ہم کہیں کر دیں گے. اور اس حوالے سے بھی ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ووٹ بینک ریلیجیس ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ رجسٹریشن سے متعلق بل پہ اگر سگنیچر ہو جاتے ہیں تو ان کی واہ واہ ہو جائے گی, ان کا ووٹ بینک اور مضبوط ہوگا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ریاست کی ترجیحات میں یہ بل نہیں ہے. آصف زرداری صاحب کو اس بل کے کانٹینٹ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اور اگر ہوتا تو اب تک وہ سامنے آ چکا ہوتا. اور جو طریقہ کار ہے آسما وہ یہی ہے کہ صدر پاکستان اپنے اعتراض کے ساتھ یہ بل وزیر اعظم کو واپس بھجواتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ریاست کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. تو مولانا صاحب ناراض ضرور ہوں گے, منہ بسوریں گے, تھوڑا سا ہلکی سی کٹی بھی ہو جائے گی, لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ اپنے گویا کے ووٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ضرور کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کو بھی اطمینان دلائیں کہ دیکھیں میں تو آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہوں, لیکن کیا کریں, اب سیاست کے اندر کبھی ایک قدم آگے جانا پڑتا ہے, 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں تو ان کو مطمئن بھی کریں گے اور ساتھ میں جن کی مجبوریاں وہ بھی سن لیں گے. ریاست کی ترجیحات پہ جب معاملات آئیں گے ہوں گے, ورنہ اسی طرح سرد خانے میں پڑے رہیں گے. ٹھیک ہے, اپنے فالوورز کو مطمئن کرنے کے لیے شیرازی صاحب کی گفتگو سن کے ایک فکرہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بیسیکلی حکومت وقت سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ 10 مئی کی پیار بھی چوکٹیا. اچھا, میں یہ سوال جو ہے نا کاشف رفیق صاحب سے پوچھ لیتی ہوں کہ جی انہوں نے کیا کھٹا اس پیار میں سے. اور یہ جو پیار ہے کاشف رفیق صاحب یہ زیادہ دکھایا جا رہا تھا بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے, کیونکہ پارٹی نے انہی کو آگے کیا تھا کہ آپ جائیے کبھی جی زیرک سیاستدان کے الفاظ بول دیجئے اور کبھی بول دیجئے کہ بڑے شفیق ہیں, بڑے نرم دل ہیں, بڑے معاملات کو سمجھتے ہیں. تو سوال تو میرا یہ ہے کہ وہ سمجھے کیوں نہیں معاملات کو؟ مولانا صاحب جیسے زیر ایک سیاستدان کیوں نہیں سمجھ پائے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے, اور آیا ہاتھ ہوا بھی ہے, یا وہ خود اپنے جو فالوورز ہیں یا لوگ ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے ساری چیزیں دکھا رہے ہیں, پتہ ان کو پہلے سے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس ساری ایپیسوڈ کو دیکھ کے جی میں یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, یہ میری ذاتی رائے ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ثابت کیا کہ جتنی سیاسی لیڈران موجود ہیں, قیادت موجود ہے, ان سب سے زیادہ زیرک مدبر سیاستدان ہیں, بڑے سیاستدان ہیں. کیونکہ یہ سارے کی ساری ایپیسوڈ میں جیت تو شہباز شریف صاحب کی ہوئی ہے. اب 26ویں آئینی ترمیم پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آنیے جانیے سب کی لگی ہوئی تھی, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا گارنٹر خود چنا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے کے اوپر انہوں نے باقاعدہ یہ کام کیا کہ آئینی ترمیم کے اوپر ووٹ دیا, اور آئینی ترمیم پہ جب ووٹ دیا تو اس آئینی ترمیم کے ووٹ کے حوالے سے یہ دیکھا گیا, یہ کیا گیا کہ اس ساری صورتحال کو لیتے ہوئے انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے جو مرضی کر لے. بلاول صاحب نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور میں پارلیمان کی جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی اس وقت ہوا کیا, 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ مسودہ آیا, مسودے میں ساری بات ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ حضور یہ جو بھی بل ہے مدارس کا, یہ مدارس کا بل علیحدہ سے آ رہا ہے, گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی اور اس کو سائن ہو جائے گا.
अब गारंटर कौन? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। साइन कौन नहीं कर रहे? साइन नहीं कर रहे जनाब जरदारी साहब। जरदारी साहब कौन है? बिलावल भुट्टो साहब के वालिद है। यानी कि बेटा गारंटर और बाप मान नहीं रहा। तो जीत किसकी हुई? शहबाज शरीफ साहब की। उन्होंने कहा देखें जी, आपने हमसे तो बात ही नहीं की, हमें तो आपने हमारी गारंटी मानी नहीं, हमें तो आपने कहा आप काबिल एतमाद ही नहीं है, हम तो चल के आपके पास गए थे। और एक और बहुत बड़े गारंटर बीच में थे जिनका नाम मोहसिन नकवी साहब था, जिन्होंने कहा जी मसला ही कोई नहीं मौलाना साहब को मनाना। तो उन्होंने कहा जी ना आपने मेरी गारंटी मानी, मेरा चल के आना जो ना उसको देखा, ना आपने मोहसिन नकवी साहब की बात मानी, आपने डेलिबरेटली अपना गारंटर चुना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। अगर बेटे की बात बाप नहीं मान रहा तो हमारा क्या लेना देना इस सारे काम में? अगर जरदारी साहब को बिल पे एतराज है वापस भेज दें। अच्छा, अब अगर 3 दिन के अंदर अंदर ये बिल मंजूर नहीं होता तो फिर कानूनी तौर पे बिल लैप्स हो जाएगा। फिर बिल दोबारा ज्वाइंट सेशन में आएगा। काशिफ साहब ये बताएं ना, अंदर की कहानी भाई देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त मौलाना साहब हर घंटे घंटे की पेशी दे रहे थे, हर 24 घंटे की पेशी दे रहे थे, जिस तरीके से मौलाना साहब ने जो तकरीर की, हमने फलां कर दिया, हमने तरमीम में से फलां फलां चीजें कर दी, हमने दांत खट्टे कर दिए, वो जो डायलॉग हो रहे थे वो डायलॉग किसी ना किसी लिए तो हो रहे थे। वो मौला जट की फिल्म तो नहीं चल रही थी पार्लियामान में हजूर, वो किसी को मैसेज दिया जा रहा था ना। तो उन्होंने कहा जी दांत खट्टे हो गए, फिर करवा लें जरदारी साहब से साइन, आपके पुराने दोस्त हैं, हर चीज है। अब आप देखें कि बेटे की बात बाप नहीं मान रहा तो वजीर आजम साहब कह रहे हैं मेरा तो लेना देने को नहीं, मैंने तो भेज दिया कि जरदारी साहब साइन करवा लें अगर हो सकते हैं। अब जरदारी साहब साइन करें तो मसले में, ना करें तो बेटा मसले में। अब बाप बेटे के अंदर कहानी चल रही है। ठीक है, बाप बेटे के अंदर कहानी चल रही है। बेटा जो है वो बाप की नहीं मान रहा, बाप जो है वो बेटे की नहीं मान रहा है। लेकिन ये बाप बेटे की कहानी के बाद अब हमें एक नई कहानी की बात करनी है। ब्रेक के बाद करेंगे उस कहानी पर बात। और ये कहानी जो है ये जन्म ले रही है लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर एक खातून वजीर आला मरियम नवाज साहिबा, वो आजकल नौजवानों से हमें कहती दिखाई दे रही है कि मैं तो जी आपकी माँ के जैसी हूँ। लेकिन सवाल ये बनता है कि उनके सामने बैठे हुए नौजवान क्या वो दिन भूल गए होंगे जब इन्हीं की जानिब से ये धमकी दी गई थी कि अगर आपने एक पार्टी की एहतजाजी रैली में शिरकत करने की कोशिश की तो जो आपने बड़ी मेहनत से डिग्रियां हासिल की है ना, मैं वो सारी की सारी मनसूख करा दूंगी। उस वक्त माँ जी कहाँ थी? ये सवाल बनता है, सवाल का जवाब लेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी। अब हमें बात करनी है मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, जो कल तक हमें पाकिस्तान की सियासी गंद को साफ करने की बात करते हुए दिखाई दे रही थी। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये खुद मरियम नवाज साहिबा के अल्फाज हैं कि सियासी गंद जो है उसका उनको खात्मा करना है, न सिर्फ पंजाब के अंदर से बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से। लेकिन आज उन्होंने खिताब किया है जी पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा से, और यहाँ उन्होंने कहा कि मैं वजीर आला बनकर आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं आज एक माँ बनकर आपसे खिताब कर रही हूँ। कहना उनका ये था कि जी जो होनहार तलबा और तालिबात हैं, हम उनके हाथ में किताबें देखना चाहते हैं। ये बच्चे यूनिवर्सिटीज में अच्छे लगते हैं, ये हाथ में पत्थर उठाए या डंडे उठाए अच्छे नहीं लगते हैं। ये भी उन्होंने कहा कि जी जो असल सियासतदान होता है ना, वो स्टूडेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट करता है। तो इस तरह से वो खुद को असल जो सियासतदान है वो कहलवाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर इन्वेस्ट करूंगी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले थोड़ी सी झलक आपको दिखा देते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। ख्वाजा साद रफीक क्या सोच रहे होंगे उस पर, क्योंकि उन्होंने भी तो कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से अपने सारे ये सियासी करियर का आगाज किया था। शराजी साहब कुछ सोच विचार हो रही होगी इस पे? आज असल सियासतदान, असल माँ सामने आई है भाई। नहीं, वो माँ जो अभी तक मेरा ख्याल में जूते मार रही थी, अब वो अगर प्यार करने लगी है तो आसमा आपको भी इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो वो कह रही हैं कि वो इस मुल्क के नौजवान तबके पे इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो पहले अपने मिनिस्टर्स पे भी कुछ इन्वेस्ट करें कि जो फायर वॉल को फाइबर वॉल कहते हैं, या इसी तरह बाकी मामला वैक्सीन लगवाने पे तालियां बजाने लगते हैं। हाँ, मतलब है कि उनको भी पहले मेरा ख्याल में, क्योंकि ये जो हमारे नुमाइंदे होते हैं बिलखुसूस जब वे हुकूमत में आ जाते हैं तो ये तो रोल मॉडल होते हैं, हमारा नौजवान तबका इनको आइडियलाइज करता है। तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहिबा जो खातून हैं और समझती हैं कि वो इस मुल्क के अंदर अदम तशद्दुद पे यकीन रखती हैं, वो डिसेंसी पे यकीन रखती हैं, लेकिन जब आप नई जनरेशन के सामने खड़े होकर गुफ्तगू करें तो जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड है आसमा बड़ा दुरुस्त होना चाहिए। ये गंद, ये इस तरह के अल्फाज जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके बच्चे भी आम बोल चाल में अल्फाज को, स्लैंग्स हैं, गोया कि इनका इस्तेमाल करना मायूब समझा जाता है। डिक्शनरी में अल्फाज जरूर मौजूद हैं लेकिन बहुत सारे अल्फाज हैं
لیکن عام گفتگو میں ہم ان کا استعمال نہیں کرتے، کیونکہ کریں گے تو کل کو ہمارے بچے بھی اسی طرح کی گفتگو کریں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھئی جب آپ سیاست کرتے ہیں تو کچھ آپ کے موافق ہوتے ہیں، کچھ آپ کے مخالف بھی ہوتے ہیں، لیکن مخالفین سے متعلق آپ اتنی ایکسٹریم پوزیشن لے لیں، گویا کہ جو 26 نومبر کو ہوا، جو بھی اس کا ذمہ دار ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آسما کہ کیا کسی اس ملک کی عدالت نے اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے کہ 26 نومبر کو آنے والے لوگ دہشت گرد تھے، خوارج تھے، شر پسند تھے؟ اور میرے بھائی جب وہ عدالتوں سے اسٹیبلش ہو جائے اور آپ نے سارے ایویڈنس پرووائڈ کرنے، ریاست کا کام تو یہی ہے نا کہ جو آپ بیانے لے کے آ رہے ہیں اس کے اگینسٹ آپ عدالتوں میں جائیں، کیونکہ آپ نے مقدمات بنانے، فیصلہ آپ تو نہیں کرنا. اگر آپ نے کرنا ہوتا تو آپ ایف آئی آر نہ کاٹتے. ایف آئی آر کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان معاملات کو آپ عدالتوں میں لے کے جائیں گے، اور یہ اس ملک کی عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو دہشت گرد قرار دے یا ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی. تو آپ اس سے پہلے گویا کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کمپین چل رہی ہے، اشتہارات پہ اشتہارات چل رہے ہیں، تو میرا خیال میں ان کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. وہ پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہی ہیں، وہ اس ملک کے اندر ایک اچھا پولیٹیکل کلچر لا رہی ہیں، لیکن جو ان کا کنڈکٹ ہے وہ تو اس کے بالکل منافی ہے. گویا کہ جو ان کا طرز سیاست ہے جس میں وہ مخالفین کو سانس لینے کی اجازت بھی نہیں دینا چاہ رہی، تو پھر میں یہ کیسے تصور کر لوں کہ جو وہ کہہ رہی ہیں وہ اصل میں کرنا بھی یہ چاہ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو گند کہیں، کسی کو دہشت گرد کریں، یہ عدالتوں پہ چھوڑیں. آپ کا کام ہے کہ گڈ گورننس کو آپ نے میک شور کرنا ہے، اپنے صوبے میں کیجیے گا تاکہ وہاں پہ لوگوں کی جان محفوظ ہو، وہاں پہ لوگوں کا مال محفوظ ہو، وہاں پہ لوگوں کو روزگار میسر ہو، وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء سستی ہوں، وہاں پہ بیرونی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انڈیکیٹرز آپ نے پازیٹیو کر دیے تو اس طرح کی تقاریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. لوگ مان جائیں گے کہ واقعی آپ الگ سے سیاستدان ہیں. عمل جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس طرح کے بیانات کے. نسیم صدیقی صاحب، یہ تو ابھی شرازی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی، اگر آپ پنجاب کے کروڑوں عوام جو ہیں ان کی خدمت کرنا چاہ رہی ہیں تو پھر آپ کا جو طرز ہے گفتگو کا اس پر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے ہے، اور روز روز جو آپ کو بیانات ہیں وہ بھی تبدیل نہیں کرنے چاہیے ہیں. ذرا اس پہ بات کیجیے گا. اور دوسرا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ ایویں ہی پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے تھے کہ جی ہمارے بچے باہر نکلیں گے تو ڈگریاں ان کی منسوخ ہو جائیں گی. اصل ماں تو یہ ہے نا جنہوں نے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ میں تو دیکھنا ہی نہیں چاہتی کہ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں یا آپ کے ہاتھ میں پتھر ہوں. تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پروٹیکشن تو وہ دے رہی ہیں نا بچوں کو. لیکن یہ ذرا بتا دیجیے گا کہ کچھ دن پہلے کیوں ان کا رویہ کچھ اور تھا، مختلف کیوں تھا، دھمکیاں کیوں دی جا رہے تھے؟ آسما بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا. پہلے تو میں شرازی صاحب والی بات پہ بات ایک کروں گا کہ میں پروگرام میں ایک بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ ناصر بیگ چغتائی صاحب بھی تھے جو کہ بہت سینئر ہیں. تو میں نے کسی بات پہ ایک محاورہ یوز کیا کہ فلاں لوگ تو لٹ لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ پروگرام بھی ناراض ہو گئے، نسیم یہ تم نے کیسی بات کی ہے. ہمارے جیسے صحافی سے میں اس طرح کے جملوں کی ادائیگی بالکل مجھے پسند نہیں آئی. میں نے پروگرام کے بعد فون کیا، میں نے کہا ناصر بیگ چغتائی صاحب یہ محاورہ ہے، تو میں نے ایسی کیا غلط بات کر دی؟ تو انہوں نے کہا اس سے بہتر محاورے بھی ہیں، آپ نے وہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو بات یہ کہ الفاظ کا چناؤ. اور پھر جب نیب کے اوپر پیشی ہوتی ہے مریم نواز صاحبہ کی، تو وہاں پہ بھی تو کچھ لوگ پتھر لے کے آئے تھے. نیب کی دفتر میں اتنے پتھر برسائے تھے کہ آپ کو جو ہے وہ یاد نہیں آیا. اچھا دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے، مجھے ذرا انٹرپریٹ بولنے دیجیے گا. آپ سب نے سنا ہوگا سانچے میں جو چیز ڈھالی جاتی ہے نا اس کو اب تبدیل نہیں کر سکتے. اب جو بچے ارلی 90s میں پیدا ہوئے اور جب وہ تھوڑا تھوڑا ہوش سنبھال رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک خوبرو یونانی دویتا سما ایک آدمی عمران خان جو ہے وہ ورلڈ کپ اس نے کرکٹ کا جیتا تھا، اور یہ کینسر ہاسپٹل بنا رہا ہے. وہ اسکولوں میں جاتا تھا، بچے چندہ جمع کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ اپنی والدہ کے پیار محبت میں ایک شخص جو ہے اور دیکھنے میں بھی خوبرو ہینڈسم، اور وہ اتنی تگودو کر رہا ہے، ہاسپٹل بنا رہا ہے. پھر اس نے نیمل یونیورسٹی بنائی. ان چیزوں کے ساتھ بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں. بچوں کو ہیرو ٹائپ ایک کیریکٹر تھا نا ان کے سامنے. جی سنے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. بچے جب تھوڑے بڑے ہوئے تو 1999 میں ان کو بتایا گیا کہ نواز شریف جو ہے وہ ہائی جیکر ہے، اس نے آرمی چیف کا جہاز اغوا کرنے کی کوشش کی، یہ کرپٹ لوگ ہیں. انہیں ملک بدر کر دیا گیا. زرداری صاحب کو ملک سے نکال دیا گیا. 14 سال انہوں نے قید کاٹی. 10% ان کا نام تھا. ان چیزوں کے ساتھ بچے جوان ہو رہے ہیں. پھر جس طرح بھی ریاست کی طرف سے بیانیہ لایا گیا، کرپٹ ہے، چور ہے،
अब इन्होंने अरबों खरबों की चोरी की है, बैंक फ्रॉड आ गया बीच में, मनी लॉन्ड्रिंग आ गई। अब ये बच्चे जवान होते चले जा रहे हैं और एक शख्स इमरान खान का बहुत ही पॉजिटिव उनके सामने करैक्टर आ रहा है। और जब वो थोड़ा सा कंप्यूटर यूज करना शुरू किया तो उन्होंने अपनी पैदाइश से पहले की जब वीडियोस डाल के देखी क्रिकेट की, तो उन्होंने कहा ये शख्स तो क्रिकेट में भी बड़ा हीरो था। जब इन तमाम चीजों के साथ वो मैच्योर हो चुके हैं तो ना उनका कोई माँ ना उनकी कोई बाप बन सकता है। आपकी लैंग्वेज और नून लीग को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? मरियम नवाज साहिबा ने, क्योंकि नवाज शरीफ को लोग आज भी शायद पसंद करते हैं और एक जमाने तक पसंद करते रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं की। उनका एक रवैया अच्छा होता था। शहबाज शरीफ साहब जरूर कहते थे पेट फाड़ दूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा, जिसकी वजह से वो आज तक लीडर नहीं बन सके। तो मैं माजरत के साथ काशिफ साहब के बड़े पसंदीदा हैं, लेकिन वो लीडर नहीं है, वो डीलर ज्यादा है। काशिफ साहब से पूछ लेते हैं ना, काशिफ साहब बताइएगा। देखें जी, शहबाज शरीफ साहब लीडर हैं या नहीं है, इसके ऊपर तो मैं आपसे इलादा से डिबेट करने को तैयार हूं। अगर लीडर ना होते तो सारी सियासी जमातों को आगे लगा के दूसरी दफा वजीर आज़म बन रहे होते। ये सारे डीलर ही है ना जी, जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं। कुछ कह रहे हैं इस पे जी नसीम साहब। सलीकी साहब हजूर सुन तो लें। मैं कह रहा हूँ कॉर्पोरेट कंपनीज के जो मालकान होते हैं वो डीलर ही होते हैं। आपको किसने कह दिया जनाब वो बड़े अलमबरदार होते हैं आजादी है, सहाफत के, सियासत के? मैंने ये कब कहा जी? मैं तो कह रहा हूँ ये कॉर्पोरेट कंपनीज हैं। कॉर्पोरेट कंपनीज में जो जिसका बाप जो चाहेगा जिस बच्चे को चेयरमैन बना देगा, इसमें क्या मजायका की बात है? जब दिल करेगा बानी तहरीक इंसाफ कहेंगे बैरिस्टर गौर यू आर गोइंग टू फायर, नया आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। सो आप ये देखें कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में बाप की विरासत बच्चों में मुंतकिल होनी है। यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है सियासत व्यासत का, ये सब ढोंग ड्रामा है। अगर सियासत होती तो यहाँ पे फिर ख्वाजा साद रफीक भी बैठा हुआ है, ख्वाजा आसिफ सफेद वालों के साथ। मरियम नवाज साहिबा कर रही है, ये सियासत नहीं है, ये क्या है? मरियम नवाज साहिबा तो देखे एक कॉर्पोरेट कंपनी की चेयरपर्सन है, उनका जनाब उनको वज़ीर आला बना दिया है। उनका दिल करता है वो कभी कहती है हमने जी आज ये नई पॉलिसी आ गई है कंपनी के चेयरमैन की कि जनाब गन साफ करना है। आज नई पॉलिसी आ गई, अब हमने बच्चों को जनाब खुराक अच्छी देनी है। आज नई पॉलिसी आ गई, हमने बच्चों को लेके चलना है। तो आप उसके ऊपर ज्यादा वो ऐसे तिल मिलाए ना, वो एक अनट्रेंड सी चीजें हैं, वो फ्लो में चल रही हैं। मुझे तो सिर्फ एक बात पे हैरानगी है कि जिन लोगों से ये मुखातिब होते हैं उन लोगों को क्या समझते हैं कि आपने लोगों को घर से निकलने नहीं दिया, आपने लोगों के नेट बंद कर दिए, लोग खाने पीने से तंग हो गए, लाहौर के इन आउट रास्ते बंद कर दिए। उस वक्त आप माँ याद नहीं आई? उस वक्त जनाब एक आप ही तो कह रहे थे उस दिन रियासत जो है वो सख्त वाला बाप बना हुआ था, मैं तो कह रहा हूँ भी लगा सकता है। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ सख्त वाला बाप बना हुआ, लेकिन ये माँ वाला एलिमेंट जो वो तो मैंने नहीं कहा, वो तो मरियम नवाज साहबा ने कहा है। तो मैं परेशान हो गया कि भाई अब मैंने बाप के साइड पे देखना है या माँ की तरफ देखना है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। उसकी सिर्फ एक वजह है, जिस वक्त सियासी ट्रेनिंग ना हो, जिस वक्त नीचे से बंदा सियासत करके ऊपर ना आए ना, जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स ना की हो, काउंसलर ना बनाओ, एमपीए ना बनाओ और डायरेक्ट उन्होंने पार्टी की लीडरशिप ले ली हो, फिर इस तरह के जुमले आ जाया करते हैं। और नीचे जो बैठे होते हैं ना अता तारा टाइप मरियम औरंगजेब वाह 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 क्या बात कर दी आपने, छा गई आप। होते हैं जी। ठीक हो गया। अच्छा ये शहजाद साहब, ये चूंकि रियासत जो है वो बाप के जैसी है, ये जुमला जो है काशिफ साहब लेके आए थे उस रोज जब ये डी चौक पे ये सारी चीज हुई है, अभी रिसेंट ये जो एहतजाजी रैली थी पीटीआई के इसमें, और आज ये कह रहे हैं कि नहीं जी रियासत तो माँ भी होती है। मरियम साहिबा यही जिक्र कर रही हैं। तो होता मैं नहीं कह रहा मरियम नवाज साहिबा ने कहा माँ जैसी, मैंने कब कहा माँ जैसी? रियासत माँ जैसी होती है ना, हमने तो ये सुना बाप जैसी तो आपने कहा था ना काशिफ साहब, हम तो नहीं लेके आए थे ना। शहजाद साहब मुझे ये फरमा दीजिएगा, हमारे घरों में भी हम भी बचपन में जब अब्बा से बहुत ज्यादा डांट पड़ जाती थी या किसी एक आध भाई को कुछ चपेड़ भी पड़ जाती थी तो अम्मा ही गले लगाती थी। तो ये क्या गेम चल रहा है कि अब्बा जी आते हैं चपेड़ लगाते हैं, फिर लाला साहब आते हैं इधर मेरा पुत्र मैं गले लगाती हूँ, ये क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? गुजारिश सुने, गुजारिश ये है कि ये काशिफ रफीक साहब बड़े खुशकिस्मत पाकिस्तानी है। इन्होंने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मुझसे कसम उठवा लें मुझे कई चीजों की समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है सारा मामला ना, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ अपनी नाकस अकल इस्तेमाल करके कि आम तौर पे आपने देखा होगा रिश्तों में, कहानियों में, असल हकीकत में भी किसी की माँ सुतेली होती है, किसी का बाप सुतेला होता है। काबा कायदे-आज़म मरने के बाद हमारी माँ भी सुतेली हो गई और हमारा बाप भी सुतेला हो गया, हम नई किस्म के यतीम हैं। अब ये यतीमों के साथ जिस तरह का सलूक
जिस तरह का सलूक होना चाहिए ये बिल्कुल वैसा ही सलूक हो रहा है। सो मेरे लिए इसमें कोई अचंभे या हैरानगी की बात नहीं है। ये जो अभी काशिफ बात कर रहे थे ये बड़ी अहम बात है और मैं इस मौजू पे एग्जैक्टली वही आना चाह रहा था कि माइंड सेट क्या है। माइंड सेट ये है कि लोगों को सियासत से दूर रखो, लोगों को सियासत में इन्वॉल्व ना, आम आदमी को सियासत से दूर रखो। अब मैसेज क्या है? मैसेज ये है हम आपको लैपटॉप देंगे, हम आपको स्कूटर देंगे, हम आपको रिक्शे देंगे, आपने सियासी जद्दोजहद का हिस्सा नहीं बनना। हाँ, ठीक है। आपके पास तरीका वही है कि आप हमारी पार्टी में फंड करें, फंड करने के बाद आपको हम लीडर बनाएंगे और अपने दाएं बाएं ऊपर पीछे दाएं बाएं खड़े करेंगे और आप तस्वीरों में हमारे काम आएंगे। ये सियासत को ठीक करने का ये जो गंद कल वो कह रही थी, तो माजरत के साथ ये गंद किसने शुरू किया था? ये गंद जनाब के जो जद्दे अमजद हैं वहां से ये शुरू हुआ था और वहां से आज तक सूरत संभली नहीं है। सियासत को शुरू करने के लिए दो बेस्ट रास्ते थे कि या लोग स्टूडेंट यूनियन के रूट से ऊपर आते थे या वो ट्रेड यूनियन के रास्ते से ऊपर आते थे। आपने वो दोनों रास्ते बंद कर दिए, जिसका मतलब ये है कि जो नेचुरल फ्लो है वो आपने अगर रोक दिया है तो अब लोग जो है वो कभी गेट नंबर 4 की किसी गमले में उगाए जाएंगे या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के किसी क्यारी में उगाए जाएंगे। तो ये एक सोची समझी स्कीम के तहत वो आपको कह रही है कि आप डी चौक में नहीं अच्छे लगते, आप वो जद्दोजहद करते हुए नहीं अच्छे लगते। मुझे उनके हवाले से कोई गलतफहमी नहीं है। ये पिछले कई सालों से हमारे साथ दहाइयों से यही हो रहा है कि आपको आम आदमी को अभी प्रॉब्लम क्या है सिस्टम का। ठीक है, ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक लेना है शहजाद साहब। आखिरी फिक्रा मुझे कंक्लूड करने दीजिए। सिस्टम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि एक आम आदमी जो है वो स्टेक होल्डर हो गया है आपके सिस्टम का और उसको बाहर रखने की हमने 70-73 साल कोशिश की है। अब उसके ऊपर एक बड़ा डेंट लगा है, आम आदमी जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया है और यही प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो रहा। ये प्रॉब्लम इनसे सॉल्व करने के स्टूडेंट्स इन बातों में आते हैं नहीं आते हैं, इन पर भी हम ज़ाहिर सारे मामले पे भी आइंदा प्रोग्राम्स में डिस्कशन करेंगे। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी। 24 नवंबर का जो एहतजाज था पीटीआई का, वो उनका आखिरी शो था और ये शो जो है ये दूसरा 9 मई था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, वजीर दिफा हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 24 नवंबर का जो एहतजाज था वो इस्लामाबाद पर अटैक था, इस हमले को पसपा किया गया और अब उन्हें बिल्कुल नहीं लगता है कि पीटीआई कभी भी इस तरह का कोई और शो जो है वो कर पाएगी। काशिफ साहब, क्यों कहना पड़ रहा है वजीर दिफा को ये? और जब ये सानिया 9 मई 2 था तो पहला सानिया हो गया तो दूसरा क्यों होने दिया? भाई आप पे भी तो सवाल उठता है भाई वजीर दिफा साहब पे। देखें, तहरीक इंसाफ जितना पुरतशद्दुद मुजाहरे करेगी, जितनी वो मुजाहमत की तरफ जाएगी, ये जितने सीनियर पॉलिटिशियन हैं जो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने उनके हलकों में जगह ग्रैब कर ली है, उनके सूबों में जाके उनकी पार्टी जगह ग्रैब कर ली है, वो चाहेंगे कि मजीद इनकी और मुक़्तदर हलकों की लड़ाई में तनाव आए, सीबीएम ना हो, मुज़ाकरात ना हो। हाँ, वो तो हो रहे हैं, मुज़ाकरात तो होते रहेंगे, मुज़ाकरात होते रहेंगे, मुज़ाकरात के जरिए ही डील बनेगी और डील बनेगी। तो अब अगर बानी तहरीक इंसाफ के साथ कहीं पे कोई ईज आउट पोजीशन बनती है, कोई डील या ढील का मामला बनता है, तो सबसे बड़े लूजर तो नून लीग वाले होंगे। मौजूदा हुकूमत होगी, पीपल्स पार्टी नहीं होगी। तो वो तो चाहते हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान के बाद मेरी उस थॉट को मजीद तकवीयत मिलना शुरू हो गई है कि ये जानबूझ के बढ़ के मारते रहे। आगे दिखाओ डी चौक, आगे दिखाओ डी चौक, और वो आ गए, और जब फिर आ गए फिर जाके दिखाओ डी चौक, वो चले भी गए। तो इसका मतलब ये है कि ये मौजूदा हुक्मरान चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को इंस्टिगेट करके, उनके लोगों को इंस्टिगेट करके इस नहज पे ले आए कि इनकी और ईज आउट करने वालों की कोई पोजीशन सेटल ना हो सके। इतने मासूम है कि ये आ जाते हैं। और इनका मसला क्या है? इनका मसला ये है कि बानी तहरीक इंसाफ से लेके वर्कर तक सारे एक चीज उनमें कॉमन है, क्या? कि वो सारे के सारे जज्बाती हैं। वो 70-72 साल के जज्बाती हैं, कोई 17 साल का या 19 साल का जज्बाती है। इनको समझ नहीं आ रही कि ये सियासतदान इनके साथ कर क्या रहे हैं और इनके रास्ते मादूम होते चले जा रहे हैं। देखें, इस सारी एपिसोड के बाद मैं समझता हूं कि एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हुई, उन्होंने कहा पार्लिमान में जाएं। बानी तहरीक इंसाफ ने कहा बैरिस्टर को पार्लिमान में जाएं।
قومی اسمبلی میں جائیں, سینٹ میں جائیں. میں تواتر سے کہہ رہا ہوں کہ قومی اسمبلی میں جائیں, پارلیمان میں جائیں, بلاول صاحب سے مل لیں, مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ مل چکے ہیں, ان سے مل لیں, پارلیمان سے راستہ نکال لیں. یہ جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر, سڑکوں پہ جائیں گے, وہ کہتے ہیں آگے دکھاؤ, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, فلاں پہ اٹیک, فلاں پہ مسئلہ, فلاں پہ مسئلہ, اور پھر نیا مقدمات. ٹھیک ہو گیا, ساری سچویشن جو آپ نے ہمیں سمجھائی ہم سمجھ گئے. نسیم صدیقی صاحب, آپ سے میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جو بات اتنی آسانی سے کاشف صاحب سمجھ جاتے ہیں, وہ سمجھاتے بھی ہیں, یہ ساری چیز جو ہے پی ٹی آئی کو کیوں سمجھ نہیں آتی سر؟ دیکھیں کاشف صاحب تو ماشاءاللہ بڑے جہاں دیدہ ہے, میں ان کی بات تو نہیں کر سکتا, میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوتا ہوں, بڑے کمفرٹیبل کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں, ٹیمپریچر بڑا اچھا ہوتا ہے, تو مجھے بڑی بڑی تھاٹس آتی ہیں. تو جو جس بندے کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں ٹرائی ٹو بی ان ہز شوز, آپ اس کے جوتوں میں جا کے دیکھیں. تو پولیٹکس ایسی ہی چلتی ہے, پولیٹکس میں آپ کو ایگریسو ہونا پڑتا ہے. اکثر ہوتا ہے کہ آپ کریز سے باہر نکل کے شاٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور چھکا بھی لگ جاتا ہے, اور کبھی کبھار آپ سٹیمپ بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں. لیکن تحریک انصاف کا یہ خاصہ ہے کہ وہ رک نہیں رہے. وہ 9 مئی ہو جائے, وہ 16 مئی ہو جائے, وہ 26 نومبر ہو جائے, وہ رک نہیں رہے. اور یہ خاصہ کسی بھی سیاسی پارٹی میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ برے وقت میں اتنی اچھی پرفارمنس دے رہے ہوں. دوسری طرف یہ ہے کہ اپنا کبھی کبھی کہیں تو بریکس لگانے چاہیے نا. کاشف نے جو بات کی, آگے سپیڈ بریکر آ جاتا ہے تب بھی بریک نہیں لگاتے یہ لوگ. وہ مزہ آتا ہے نا, گاڑی جب تک ہچکولے نہ لے کئی لوگوں کو, اس میں مزہ آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جس طرح کاشف نے کہا نا, میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ نون لیگ کے پاس اب کچھ بیچنے کے لیے نہیں رہ گیا, کوئی بیانیہ نہیں رہے گا. پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے, کیونکہ دوسری طرف کیا نوجوان جن کو پہلے برگر پارٹی کہتے تھے, اب آپ کسان لے لیں, مزدور لے لیں, رکشے والا لے لیں, ریڑھی والا لے لیں, اب تمام قوم ایک نفرت کی بنیاد پہ جو ہے نا ان سب کو چھوڑ چکی ہے. اور ان سب کا رخ عمران خان کی طرف ہے کہ وہ ڈٹا ہوا ہے. ان کو تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ وہ ڈٹا ہوا ہے, تو اس وجہ سے ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں. تو یہ وہ پھپھو بنے ہوئے ہیں, اور یہ ایسی ایسی باتیں سلگانے والی باتیں کرتے ہیں نا. جی دیکھو 9 مئی کرتا, ڈٹے ہوتے تو کہتے 24 نومبر کو مجھے رہا کرو اور احتجاج ملتوی کرو. یہ کون سا ڈٹا ہوا ہے؟ ان کے پاس 9 مئی کے علاوہ کوئی بیانیہ نہیں رہ گیا. اور یہ واقعی اداروں کو, اور چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اداروں کی جنگ آپس میں چلتی رہے, ٹکراؤ چلتا رہے, اور ہماری دال روٹی چلتی رہے. اس وجہ سے میرے خیال سے خواجہ سے ویسا بیان دے رہے ہیں, لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. حقیقت برعکس ہے. وہ حقیقت جو ہے وہ سمجھ کیوں نہیں پا رہی پی ٹی آئی؟ شرازی صاحب, آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے. اچھا, میں آسما, مجھے پہلی دفعہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ اٹک پل, چنگی نمبر 26, 0 پوائنٹ اور بلیو ایریا بھی دفاعی تنصیبات میں آتا ہے. کیونکہ جو کہہ رہے ہیں اگر یہ 9 مئی 2 ہے ملک کے وزیر دفاع, تو میرا نالج تو بڑا ناقص ہے. مجھے نہیں لگتا کہ چنگی نمبر 26 بھی دفاعی تنصیبات میں آتا ہے, بلیو ایریا بھی, اور یہ 0 پوائنٹ اور اٹک پل بھی. تو کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ 9 مئی 2 تھا؟ 9 مئی 2 تھا. اور دوسرا بالکل جی بالکل میرا خیال ہے کہ اب کیونکہ بات وہی ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کی ہر فرنٹ کے اوپر نالائکیاں آ چکی ہیں, نہ اکنامک فرنٹ پہ آپ کو ڈیلیور کر پائے, نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک کے اندر لا سکے, نہ فارن انویسٹمنٹ آپ اٹریکٹ کر پائے. تو ظاہر سی بات ہے اب آپ کے کھیسے میں ایک 9 مئی رہ گیا, آپ اس کو بار بار نکالتے ہیں, باہر لے کے آتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سینس آف انسیکیورٹی تو ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے ڈائلاگ شروع ہو جاتے ہیں تو سب سے بڑے لوزر آپ ہوں گے. میں پھر وہ جملہ دہراؤں گا خواجہ آصف صاحب کا کہ اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن گئے تو پھر تو ہم گھر چلے جائیں گے. تو میرا خیال ہے اسی طرح کے خوف ہیں جس کی بنیاد پہ ایک ایسا بیانیہ لے کے آیا جاتا ہے جس کا کوئی گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ 2,500-3 ہزار لوگ یا آپ اس 26 کروڑ ملک کے کل کے عوام کو یہ میسج دے رہے ہیں آسما کہ گویا کہ یہاں پہ تربیت یافتہ 25-26 افغانی آ جائیں تو اس ملک کے وفاقی دارالحکومت پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے. گویا کہ یہ ملک اتنا کمزور ہے, اس کے لوگ اتنے کمزور ہیں, اس کے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ 25 لوگ آ کے قبضہ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے سے جڑے ان افراد کو اپنے بیانے پہ غور و فکر کرنا چاہیے. یہ تو ویسے بھائی میرے آپ کو وزیر اطلاعات جیسے کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید آئے تھے, اتنے لوگ تھے, وہ چلے بھی گئے اور آپ سب کچھ دیکھتے رہ گئے. اس کے بعد آپ رات کے اندھیرے میں بلیو ایریا میں کیٹ واک کر کے آپ لوگوں کو بتا تو رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوا, گاڑیوں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے, کس طرف ہے. بھائی میرے, تو آپ کا کام تو یہ تھا
कि आप जिला बंदी करते, गोया कि आप उनको पकड़ते। वो तो 25-26 गाड़ियों को कन्वाय के साथ जहां से दंदनाते गए हैं, और आपने मासूम लोगों को उठा के डाला हुआ है, या उनके कोई पीछे घर वाले आ रहे हैं तो उनको भी आप पकड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल में इन बयानियों के पीछे छुपने के बजाय परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें। और दूसरा है कि सियासतदान के साथ खड़ा हुआ अच्छा लगता है। माजी में हमने देखा है कि जब भी क्राइसिस आए हैं आसमा, सियासतदानों को अंगेज किया है तो पॉलिटिकल टेम्परेचर भी नीचे आया और मुल्क आगे चला है। अगर ये रवैश रखेगी हुकूमत वक्त और ख्वाजा आसिफ जैसे लोग के जिन्होंने 4-5 पार्लियामान भुगता चुके हैं और आप इस वक्त गालम गलोच से पीछे नहीं हट रहे, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह आप अपने बयानों को स्टैब्लिश कर पाएंगे या तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे पाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं बहुत माजरत के साथ आपसे यहाँ पे इख्तलाफ करना चाहूंगी। आपने माजी की बात की कि हमने देखा कि सियासतदान जो है वो सियासतदान के साथ खड़े दिखाई दिए। अभी माजी करीब की अगर मैं बात करूं तो सियासतदान बिल्कुल भी सियासतदान के साथ नहीं खड़े थे। पीटीआई के दौर में जो होता रहा है, खुद फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मैंने कहा था इस तरह से जेल में नहीं डालें, आप उधर रायवंड में इनको नजरबंद कर दें, लेकिन इमरान खान साहब कहते थे कि पब्लिक सेंटिमेंट देखो, पब्लिक सेंटिमेंट देखते हुए मैं ये सारी इंतकामी सियासत जो है करने पे मजबूर हो रहा हूँ। शहजाद साहब। अच्छा, मैं बड़ा मायूस हो रहा हूँ कि हम किस गुफ्तगू में पड़ गए हैं कि सियासतदान के साथ खड़ा होता हुआ अच्छा लगता है। और भाई, सियासतदान इक्तदार के साथ खड़ा होता हुआ अच्छा लगता है। इक्तदार साथ खड़ा हो तो आप खूबसूरत लग रहे होते हैं, इक्तदार आपके साथ ना हो तो फिर आपके अंदर 100 अब निकल आते हैं। जिस मुल्क की इंटेलिजेंसिया ये सोचती है कि इंसाफ हासिल करने के लिए आपको डील या ढील का रास्ता ही निकालना पड़ेगा, इससे ज्यादा बदकिस्मती किसी मुल्क की हो नहीं सकती। और अगर 77-78 साल बाद भी हम ये समझते हैं कि जैसे ये मुल्क चल रहा था आगे भी ये ऐसे ही चलेगा, तो बहुत माजरत के साथ फिर हम हकायक का इदराक करने से कासर हैं। चीजें तब्दील हो रही हैं। अगर हम इन चीजों के साथ अपने आप को अडेप्टेबिलिटी के साथ चलाएंगे तो हम आगे भी बढ़ पाएंगे। एक देखिए, इस्तेमाल जो बड़े लेवल पे जो मुल्कों पर कब्जे किए थे कुछ ममालिक ने, नौआबादी निजाम के बाद एस्टेब्लिशमेंट ने रूल किया ओवरऑल पूरी दुनिया पे। अभी एस्टेब्लिशमेंट का दौर जो है वो पूरी दुनिया में खत्म हो रहा है। ये एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट वेव चल रही है जिसमें आप अकेले बाहर नहीं रह सकते। चीजों को तब्दील होना है। जितनी जल्दी आप इसको समझ के अपने लिए नई अकोमोडेशन बना लेंगे, अपने लिए काशिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी काशिफ साहब, टाइम कम है। बसद एहतराम मुझे ये बताएं कि बानी तहरीक इंसाफ खुद कह रहे हैं कि मैं उनसे डील करूंगा, मैं नहीं करता सियासतदान। कल बता देंगे शहजाद साहब आपको। काशिफ साहब, कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है, कल बता देंगे। टाइम मेरे शो का बिल्कुल खत्म हुआ है। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। कल मिलते हैं दोबारा।